जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गए आंकड़े रिटेल महंगाई के। दिसंबर 2025 के महीने में सब्जियों दालों के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी। जी हां दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा दिसंबर महीने के रिटेल महंगाई के आंकड़े के बारे में। जी हां दोस्तों, दिसंबर महीने के रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं और दोस्तों महंगाई ज्यादा आकी गई है आंकड़े में, लेकिन आपका डीएडीआर सिर्फ 2% बढ़ रहा है। अब दोस्तों जो आंकड़े आते हैं वो 2 टाइप के आंकड़े आते हैं। एक तो आंकड़े आते हैं रिटेल महंगाई के और एक तो वो आंकड़े आते हैं जिससे हमारा डीएडीआर बढ़ता है। तो दोस्तों इसी पर कुछ जानकारी मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8वें वेतन आयोग में देरी। सरकार ने पुष्टि की कि बजट 2026-27 में वेतन वृद्धि के लिए धनराशि नहीं होगी। जी हां दोस्तों एक अपडेट है, वेल्स बुक की एक अपडेट है। 8th पे कमीशन आपको देरी से मिलेगा और 26-27 के बजट में 8 सीपीसी का बजट नहीं होगा। तो दोस्तों इसी पर कुछ लेटेस्ट जानकारियां हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एमएससीपी एसीपी और एमएसपी में अंतर समझिए। जी हां दोस्तों, एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन और मिलिट्री सर्विस पे में क्या अंतर है। क्या आपको एमएससीपी एसीपी दी जाती है हर एक पेंशनर्स को, या फिर मिलिट्री सर्विस पे हर एक पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को मिलती है? तो दोस्तों एमएससीपी और एमएसपी पर डिफरेंस समझाऊंगा, अंतर समझाऊंगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन भी समझाऊंगा कि किन पेंशनर्स को एमएसपी मिलती है और किन पेंशनर्स को एमएससीपी मिलती है। इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कुछ संगठन फिटमेंट फैक्टर 3.0 से ऊपर की डिमांड कर रहे हैं वेतन आयोग से, और फैमिली यूनिट भी 3.6 की डिमांड कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, कुछ संगठन है जो कह रहे हैं कि अगर सरकार 3.6 फैमिली यूनिट देती है या फिर वेतन आयोग 3.6 फैमिली यूनिट देता है तो फिटमेंट फैक्टर होगा 3.0 से ज्यादा। तो दोस्तों क्या 3.0 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर आपका बनता है अगर 3.6 फैमिली यूनिट दी जाती है? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखेगा तभी आपको सारी जानकारियां सही से समझ में आएगी। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कुछ पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, काफी पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, एडवांस जानकारियां सब कुछ आपको मिल जाए और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। तो दोस्तों एडवांस जानकारियां पाने के लिए और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए और सही जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले वीडियो देखने से भी पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, रिटेल इन्फ्लेशन rises to 1.33% in December, highest in 3 month। जी हां दोस्तों दिसंबर महीने के रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। आ गए आंकड़े रिटेल महंगाई के। दिसंबर 2025 के महीने में सब्जियों दालों के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी। 3 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई। जी हां दोस्तों दिसंबर के महीने में महंगाई बढ़ गई है। जी हां दोस्तों 1.33% की महंगाई आंकी गई है दिसंबर 2025 के महीने में।
यानी महीने भर महीने महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपका डीएडीआर नहीं बढ़ रहा, सिर्फ 2% बढ़ रहा है इस बार जनवरी 2026 से। हालांकि दोस्तों अभी दिसंबर 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा आना बाकी है, जो हमें इस महीने के अंत में मिलेगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा डीएडीआर 60% ही होगा जनवरी 2026 से। हालांकि दोस्तों ये आंकड़े रिटेल महंगाई के हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हम घर बार में चीजें यूज करते हैं, सब्जी दाल खाते हैं या फिर कोई दूसरी चीज खाते हैं, तो दोस्तों ये उसके आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े हैं कि दिसंबर के महीने में महंगाई बढ़ी है 1.33%। तो दोस्तों महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, लेकिन आपका डीएडीआर क्यों नहीं बढ़ रहा? फॉर्मूले की वजह से। जी हाँ दोस्तों, अगर फॉर्मूला सही संतुलित हो तो फिर महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर बढ़े। तो दोस्तों इस महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर 5% से ऊपर बढ़ना चाहिए, 4% तक बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ रहा, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो रही है। इस बार आपका सिर्फ 60% ही डीएडीआर होगा जनवरी 2026 से। अब दोस्तों महंगाई तो आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन डीएडीआर नहीं बढ़ रहा। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। पिछले 3 महीनों की तुलना में दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा महंगाई वाला रहा है। तो दोस्तों ये मैं नहीं कहता, ये आंकड़े मैं आपको समझा रहा हूं। हाईएस्ट इन 3 मंथ, पिछले 3 महीनों की तुलना में दिसंबर का महीना हाईएस्ट रहा है महंगाई के मामले में। दाल हो गई, सब्जियां हो गई, दाल सब्जियां, इन सब के दाम बढ़े हैं दिसंबर के महीने में, लेकिन आपका डीएडीआर सिर्फ 2% है। 2% से आजकल कुछ नहीं होता। अभी जनवरी 2026 से आपको 2% ही मिलना है, 2% की बढ़ोतरी मिलनी है, यानी 60% हो जाएगा आपका, ये कंफर्म है। आप जरा नीचे कमेंट करके बताइए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग में देरी। सरकार ने पुष्टि की कि बजट 2026-27 में वेतन वृद्धि के लिए धनराशि नहीं होगी। इस बजट में धनराशि आवंटित नहीं होगी 8 सीपीसी की। जी हां दोस्तों सरकार आपका डीएडीआर सिर्फ 2% बढ़ा रही है। 26-27 के इस साल के बजट में 8 सीपीसी की धनराशि आवंटित नहीं होगी। मैं ये सोच रहा हूं कि सरकार आपको देना क्या चाह रही है। मैं जब से यही सोच रहा हूं, सरकार डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ा रही महंगाई के हिसाब से, 8 सीपीसी का बजट नहीं है इस साल देने के लिए बजट में, तो फिर आपको क्या मिलेगा? दोस्तों ऐसी एक खबर है वेल्स बुक की, गवर्नमेंट कंफर्म व्हाट दिस मीन फॉर 1.2 करोड़ इंडियंस। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों को पेंशनर्स को मिला के टोटल संख्या है 1.2 करोड़ भारतीय। अब आपको क्या मिलने वाला है? क्या लिखा है दोस्तों इसमें? 8 सीपीसी डिले होगा, देरी से मिलेगा। द यूनियन बजट 26-27 will not contain any financial provision earmarked for the implementation of the 8 Central Pay Commission, a key concern for many central government employee and pensioners। जी हां दोस्तों, 26-27 का बजट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। 8 सीपीसी का बजट नहीं है इस साल के बजट में। तो दोस्तों 2026-27 भी ऐसे ही बीत जाएगा जैसे कि 25-26 का वित्तीय वर्ष बीता। ऐसा दोस्तों इसमें बताया, यानी सरकार के पास धनराशि नहीं है इस साल के बजट में आपको देने के लिए 8 सीपीसी से संबंधित। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? आप जरा अपने विचार कमेंट जरूर रखेगा। दोस्तों मैं आपकी राय भी लेना चाहता हूं। मैं खुद अकेले बात नहीं करता, आपको भी इंक्लूड करता हूं अपने वीडियोस में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर पाए। तो दोस्तों आप सिर्फ विजुअल तरीके से मेरे से नहीं जुड़े हैं, आप इंटरनली मेरे से जुड़े हैं, तो इसलिए मैं आपको भी इंक्लूड करता हूं अपनी हर एक बातों में। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि इस यूनियन बजट में 26-27 के बजट में 8 सीपीसी की धनराशि
नहीं है सरकार के पास आपको देने के लिए। धनराशि इस बार नहीं मिलेगी इस बजट में 8 सीपीसी के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एमएससीपी, एसीपी और एमएसपी में अंतर समझिए। क्या एमएससीपी और एमएसपी सभी को मिलती है? पेंशनर्स का सवाल। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों बहुत ही बेहद अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एमएससीपी और एसीपी के बारे में, और दूसरी तरफ मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। काफी पेंशनर्स पूछते हैं क्या एमएससीपी सभी पेंशनर्स को दी जाती है, क्या एसीपी सभी पेंशनर्स को दी जाती है, या फिर जोखिम भत्ता जिसे हम बोलते हैं मिलिट्री सर्विस पे, क्या ये सभी को मिलता है? कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा यहां पे एमएससीपी एसीपी की। 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच आए पेंशनर्स को एसीपी मिलती है, जिसे हम बोलते हैं एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, सर्विस के दौरान अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता तो फिर आपको एसीपी एमएससीपी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा किसी कारणवश, अगर आप 8 साल से एक ही रैंक में हैं, अगर आप 8 साल से एक ही डेजिग्नेशन में हैं, यानी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो इसके बिहाफ पे आपको एमएससीपी एसीपी दी जाएगी, यानी एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएगा। अब यह फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी कई तरीके का होता है। सबसे पहले आप समझिए एमएससीपी एसीपी। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं एसीपी। एसीपी उनको दी जाती है जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं, सिर्फ उनको एसीपी मिलेगी। अब एसीपी मिलती है 2। जी हां दोस्तों, एसीपी 2 दी जाती है, यानी 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, यानी 2 रैंक आपको मिलती है बढ़कर। जैसे पहले नायक की और दूसरी हवलदार की, यानी पहले 10 साल पर नायक का द्वितीय अपग्रेडेशन आपको मिलेगा, फिर 20 साल से ऊपर हवलदार की। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों अगर आप सिपाही भर्ती हुए और अगर आपको सर्विस के दौरान प्रमोशन नहीं दिया गया तो दोस्तों 10 साल में आपको एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएगा, पहले 10 साल में नायक का। और जब आपकी सर्विस 20 साल से ऊपर होगी टोटल, तो फिर दोस्तों आपको हवलदार की एसीपी मिल जाएगी। यह है एसीपी का रूल, ये फर्स्ट एसीपी का रूल है। अब नीचे मैं बात करूंगा एमएससीपी की। जी हां दोस्तों, एसीपी से थोड़ा अपग्रेडेशन वर्जन है एमएससीपी का। जी हां दोस्तों, सबसे नीचे स्टेप आता है एसीपी का, दूसरा स्टेप आता है एमएससीपी का। एसीपी में 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं, एमएससीपी में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेंगे। एसीपी में नायक और हवलदार का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है, यानी वो रैंक आपको मिलती है, लेकिन एमएससीपी में नायब सूबेदार भी इंक्लूड हो जाता है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे कुछ रूल समझिए। 1/1/2006 के बाद आए पेंशनर्स को एमएससीपी मिलती है। जी हां दोस्तों, 2006 से जो पहले आए हैं उनके लिए एमएससीपी नहीं है, लेकिन 2006 से जो पहले आए हैं उनके लिए एसीपी है। एसीपी है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया। 2006 के जो बाद आए हैं उन पेंशनर्स को एमएससीपी मिलती है, नायक की, हवलदार की और नायब सूबेदार की। पहले 8 साल पर नायक की, फिर 16 साल या फिर इससे ऊपर हवलदार की, फिर 24 साल या फिर इससे ऊपर नायब सूबेदार की। तो दोस्तों ये 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको मिलते हैं। अगर कोई पनिशमेंट है, रेड इंक एंट्री है, या फिर दोस्तों ब्लैक इंक एंट्री है, या फिर दोस्तों आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं है किसी क्राइटेरिया की वजह से, या कोई पनिशमेंट दे दी, तब दोस्तों ये आपकी एसीपी एमएससीपी रुक सकती है। अगर आपको हवलदार की एसीपी लेनी है तो मैप रीडिंग आपकी 2 होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों कुछ चीजें आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तब दोस्तों आपको एसीपी एमएससीपी दी जा सकती है। फिर भी कोई आपके सवाल है एसीपी एमएससीपी से जुड़े तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एमएससीपी एसीपी के रूल्स मैंने आपको समझा दिए कि किन पेंशनर्स को दी जाती है, किस रूल के तहत, क्या रूल है। अब दोस्तों दूसरी तरफ मैं बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे की। मिलिट्री सर्विस पे हर एक पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को दी जाती है, चाहे वो कभी भी रिटायर हुआ हो। तो दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे पर
कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतने को एमएसपी मिलेगी, इतनों को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मिलिट्री सर्विस पे हर एक को दी जाती है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे दोस्तों वो जेसी हो, चाहे वो जवान हो, या फिर मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर हो, सबको मिलती है मिलिट्री सर्विस पे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सभी के लिए है मिलिट्री सर्विस पे रिटायरमेंट की तारीख की परवाह किए बिना जोखिम भत्ता है जो दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट की तारीख की परवाह किए बिना, यानी रिटायरमेंट की तारीख की आपको चिंता नहीं करनी, कभी भी आप रिटायर हुए हो आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मिलिट्री सर्विस पे एक जोखिम भत्ता है, एक रिस्क अलाउंस है, जोखिम भत्ता है, यानी हार्ड कंडीशंस के मद्देनजर यह जोखिम भत्ता दिया जाता है। हालांकि सरकार अधिकारियों को ज्यादा मिलिट्री सर्विस पे दे रही है और आपको कम दे रही है, तो दोस्तों यहां पे कुछ ड्रॉबैक है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जवान जेसीओ को 5200 मिलिट्री सर्विस से मिलती है और इसकी आधी आपकी पेंशन में जुड़ती है, दैट इज 2600। जी हाँ दोस्तों, 2600 आपकी मिलिट्री सर्विस पे आपकी पेंशन पे ऐड है, चाहे आप ओआरओपी की पेंशन ले रहे हो या फिर लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हो। पेंशनर्स की कोई सी भी कैटेगरी हो, किस कैटेगरी के पेंशनर्स कैसी भी पेंशन ले रहे हो, उनकी पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे ऐड है, बिल्कुल ऐड है। तो 2600 रुपए आपकी पेंशन में ऐड है। एमएनएस को दिया जाता है 10,800 का आधा, यानी 5400 रुपए उनकी पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। मैं मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। अधिकारियों को दिया जाता है 15,500 और इसका आधा 7,750 रुपए उनकी पेंशन में ऐड है। मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे हर एक के लिए है। जब आगे 8वां वेतन आयोग आएगा, जब आपकी मिलिट्री सर्विस में रिवाइज होगी, तब भी दोस्तों आपकी मिलिट्री सर्विस से बढ़ेगी और हर एक पेंशनर्स को दी जाएगी। तो दोस्तों ये डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया एमएससीपी एसीपी पर और फिर मिलिट्री सर्विस पे पर। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। कुछ संगठन फिटनेस फैक्टर 3.0 से ऊपर की डिमांड कर रहे हैं वेतन आयोग से फैमिली यूनिट 3.6 पर। क्या सही में फैमिली यूनिट 3.6 करने पर फिटनेस फैक्टर 3.0 से ऊपर बनेगा? जवाब है नहीं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कई संगठन कह रहे हैं कि फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाए। 7 सीपीसी में फैमिली यूनिट 3 दी थी, तो 3 की जगह 3.6 दी जाए ताकि फिटनेस फैक्टर 3.0 से ऊपर बन जाए। दोस्तों मेरी एक बात आप नोट कर लीजिए, मेरी बात आप लिख के रख लीजिए किसी डायरी में। 3 से ऊपर फिटनेस फैक्टर तो नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, 3 से ज्यादा का फिटनेस फैक्टर तो नहीं मिल पाएगा। 3.6 अगर फैमिली यूनिट रखी भी जाती है तब भी 3 से ऊपर तो फिटनेस फैक्टर आपका बनेगा ही नहीं। यह मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दे रहा हूं। सोशल मीडिया पे तो आपको बताया जा रहा है कि 3.6 फैमिली यूनिट दे दो तो फिटनेस फैक्टर 3 से ऊपर बन जाएगा। 3 से ऊपर बनेगा कैसे? क्या भगवान ऊपर से उतरेंगे वो करेंगे? क्या लॉजिकल है कि 3.6 फैमिली यूनिट पे आपको 3 फिटनेस फैक्टर दिया जाएगा, 3 से ऊपर का दिया जाएगा? दोस्तों 3.6 फैमिली यूनिट पर आपका फिटनेस फैक्टर 2 से ऊपर का बनेगा, 2 से ऊपर का, ना कि 3 से ऊपर का। यह बात आप नोट करके रख लीजिए। 3 फिटनेस फैक्टर तो किसी भी कीमत पे नहीं बन रहा। डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से अगर गवर्नमेंट 25 से 30% की 35% की बढ़ोतरी भी कर देती है आपकी पेंशन में, तब भी आपका फिटनेस फैक्टर 3 से ऊपर नहीं बनेगा। यह मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं। तो दोस्तों फैमिली यूनिट को अगर 3.6 करा जाता है तो आपका फिटनेस फैक्टर सिर्फ 2 से ऊपर का बनेगा, 2 से ऊपर का, सिर्फ 2 या फिर 2 से ऊपर का। तो दोस्तों कुछ डिमांड करी गई है कि फिटनेस फैक्टर 3.0 से ऊपर दिया जाए, 3.0 से ऊपर। यानी 3.0 किस आधार पे मांगा जा रहा है कि 3.6 फैमिली यूनिट को कर दो तो सरकार आपको 3.00 फिटनेस फैक्टर दे देगी।
मैंने आपको बताया 3.6 फैमिली यूनिट पे आपका 3 फिटमेंट फैक्टर नहीं बन रहा, इससे ऊपर नहीं बन रहा। अब दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, कर्मचारी संघ वर्तमान 2.57 के कारक को अप्रचलित घोषित करने के कारण निम्नलिखित रूप से बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कर्मचारी संघ कह रहे हैं कि 7 सीपीसी में 2.57 दिया तो था फिटमेंट फैक्टर, अब 3 दे दो, 3.5 दे दो, 4 दे दो। दोस्तों मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं ऐसे नहीं कि मैं अंदाजे लगा रहा हूं, मैं आपको बोल दूं 3 मिलेगा, 3.5 मिलेगा, फैमिली यूनिट 3.6 भी करो तो आपको 3 मिल जाएगा। ये बातें मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं हवा में उड़कर बातें नहीं करता, मैं स्टेबल रहता हूं, जस्टिफाई तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप 3 का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। जो डिमांड कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, डिमांड तो हम भी कर रहे हैं कि 2.86 दिया जाए, 2.57 दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि डीएडीआर के रेट के हिसाब से आपका इतना फिटमेंट फैक्टर नहीं बन रहा, 2 से नीचे बन रहा है। अगर 3.6 फैमिली यूनिट करी भी जाती है तो 2 से थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन 3 तो नहीं बनेगा यहां पे। तो दोस्तों यहां पे डिमांड करी गई है कि 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए 3.6 फैमिली यूनिट को देकर। तो मैंने आपको समझा दिया कि यहां पर 3 फिटमेंट फैक्टर यहां पे नहीं बन रहा। यदि 3.00 के नए फिटमेंट फैक्टर पे सहमति बन जाती है तो न्यूनतम मूल वेतन में लगभग 21,000 से 22,000 की वृद्धि हो सकती है, जिससे कुल 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। दोस्तों ये सब हवा में बातें मुझे लगती हैं, हवा में। कैसे सरकार देगी 3.00, 3 से ऊपर? उसका जस्टिफिकेशन क्या है? जो आपको मीडिया वाले बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, उसका क्या जस्टिफिकेशन है? जो भी बता रहे हैं वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपने अंदाजे लगा रहे हैं, अपने अनुमान लगा रहे हैं। दोस्तों हम भी लगाते हैं अनुमान, लेकिन हम ऐसे नहीं बताते कि हवा में बता दिया 3 मिल जाएगा 3.6 फैमिली यूनिट पे। ये सब दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक कोई ठोस जस्टिफिकेशन ना हो, जब तक ऐसा कहना सही नहीं है। आपको क्या लगता है जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पे बता दिया कि 3.6 फैमिली यूनिट अगर दी भी जाती है, 3.6 दिया भी जाता है, तो दोस्तों आपका 3 फिटमेंट फैक्टर तो यहां पे बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। बाकी आपका क्या विचार है आप कमेंट में रख सकते हैं। मेरा तो विचार है कि नहीं बनेगा, आप शायद बेहतर जानते हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं, सारी चीजें मैंने आपको यहां पे समझा दी हैं। फिर भी कोई आपके मन में सवाल है, कुछ डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।